रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन तो होता नहीं है, एल्बुमिन नहीं होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। तो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ तो ओके बी होता नहीं, एल्बुमिन होता नहीं, तो ये कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, कह रहा है कि लेडिक कोशिका क्या स्रावित करती है? हमको पता होना चाहिए जो लेडिक सेल है ये कोशिका, ये कहाँ पे होता है? टेस्टिस के अंदर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है। टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, जिसको लेडिक सेल कहते हैं। और ये बनाता है क्या? तो हमारे बॉडी में बनाता है एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेल में होता है लेडिक सेल। ठीक है, और 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मुखी गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है? मतलब जो पिल्स जो खाया जाता है, माउथ से जो खाया जाता है पिल्स, वो मेनली किस का बना होता है? तो ये मेनली बना होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से बना होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, जैसे कि सहेली पिल्स हो गया। ठीक है ना, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कह रहा है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? हम जानते हैं दो तरह का स्ट्रैंड बनता है, एक लैगिंग बनता है और लीडिंग बनता है। लीडिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो बटा हुआ आता है। तो लगातार तो होता नहीं है, लैगिंग है, लैग कर रहा है, तो ये लगातार हो नहीं रहा है। ठीक है ना, ये असतत होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे असतत लिखा है, बिल्कुल ये हो सकता है। और छोटे खंडों में होता है, बिल्कुल छोटे छोटे खंडों में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे लिखा है बी तथा सी, तो आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। जब बेस का निवेशन, जब बेस का विलोपन, जब फॉस्फेट जुड़ता है। हम जानते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी फ्रेम विस्थापन जो है ये कैसा है उत्परिवर्तन? तो ये जीन उत्परिवर्तन है, जीन में बदलाव होता है। कैसा बदलाव? यहाँ पे या तो जीन डिलीट हो जाता है, डिलीट मतलब विलोप, गुप्त मतलब वो लुप्त हो गया। ठीक है, और निवेशन मतलब नए बेस का आ जाना, नए क्षार का आ जाना। तो इस दोनों को ही हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। तो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि वोबेल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो लगभग 1956 के आस 1966 में जो है वोबेल परिकल्पना जो है वो दिया गया था क्रिक के द्वारा। क्रिक के द्वारा याद होगा, फ्रांसिस क्रिक, जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में भी और सेंट्रल डोग्मा भी है। तो वही है, वोबेल परिकल्पना में भी है, जहां पे ये बताता है किस चीज के बारे में? कोडोन के बारे में बताता है। कौन? क्रिक। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। राइट, कह रहा है कि आरबीसी के पतन के कारण कौन है? मतलब भाई आरबीसी टूटता है किसके वजह से? आर्सेनिक की वजह से, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, सल्फर यौगिक। तो मेनली अगर हमारे बॉडी में आर्सेनिक जाता है तो आरबीसी का क्या होता है? पतन होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है ना, बॉडी में आरबीसी का कमी भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, आर्सेनिक यौगिक। नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है वाटर ब्लूम्स आर फॉर्म्ड बाय, यानी कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है? जल प्रस्फुटन होता क्या है कि अगर कोई जल है, जैसे तालाब है, तालाब में क्या होता है? कुछ ऐसा एल्गी होता है जो क्या करता है? बहुत तेजी से पूरे तालाब पे ग्रो करके और उसको वृद्धि करके पूरे उसको छेक लेता है, पूरे ऊपर के सरफेस पे छेक लेता है। तो उसको हम लोग जल प्रस्फुटन कहते हैं। तो ये जल प्रस्फुटन कौन करता है? हाइड्रिला नहीं, वाटर हायासिंथ ये भी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये जल पे छेकता जरूर है पर वाटर ब्लूम्स नहीं इसके द्वारा कॉज होता है। ट्रापा, तो ट्रापा भी नहीं है आंसर। आंसर क्या? प्लैंक्टोनिक एल्गी। बिल्कुल, ये छोटे छोटे जो एल्गी होते हैं वो ऐसा करते हैं, यानी प्लैंक्टोनिक शैवाल होते हैं, यानी पादप प्लवक
ये होगा आंसर, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। राइट, कह रहा है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? गलन, अपक्षय, मृदा जनन नाम से ही क्लियर है, मृदा जनन मतलब मिट्टी का निर्माण, पर गलन तो होता नहीं, मेल्टिंग से होता नहीं है। अपक्षय जरूर होता है, रॉक धीरे धीरे टूटता है तो उसको हम लोग अपक्षय कहते हैं, तो अपक्षय भी होता है, मृदा जनन भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बी तथा सी, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कह रहा है जलोद्भिद की क्या एक विशेषता क्या है? जलोद्भिद मतलब जो जल में रहने वाले जो प्लांट होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो जल में रहने वाले प्लांट को हम लोग जलोद्भिद कहते हैं। तो इसमें क्या विशेषता? तैरते हुए पत्ते नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो डूबे हुए रहते हैं, तो तैरते हुए पत्ते तो कभी होगा नहीं। एरेनकाइमा मतलब एक पैरेनकाइमा एक टिश्यू होता है जिसके पास क्या होता है, एयर उसमें भरा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। तो एरेनकाइमा होगा, तो एरेनकाइमा हो सकता है, बिल्कुल रहता है उसमें, ताकि प्लांट क्या सीधा होना उसको वो चाहता है कि हमेशा सीधा होके रहें, तो एरेनकाइमा भी हो सकता है। डूबे हुए पत्ते, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डूबा हुआ ही रहता है जलोद्भिद पौधा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम, तो अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम, यहाँ पे फ्लोएम का कुछ खास यहाँ पे रोल है नहीं, तो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर बी। ठीक है ना, तो 54 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि फंगल हाइफी यानी कि फफूंदी हाइफी अंतरकोशीय किसमें रहता है? अंतरकोशीय मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्टेड होता है, तो ये मेनली हो जाता है एंडोमाइकोराइजा, तो अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है एंडोमाइकोराइजा। पहले तो माइकोराइजा क्या होता है? जब फंजाई जो है ना, या कवक जो है ना, जो जब हाइयर प्लांट के साथ यानी उच्च पादप के साथ, जैसे कि जिम्नोस्पर्म के साथ उसके रूट में है ना सहजीवी संबंध बनाता है, उसको माइकोराइजा कहते हैं। तो अगर बॉडी के बाहर रहता तो एक्टोमाइकोराइजा, बॉडी के अंदर रहता तो एंडोमाइकोराइजा। तो वैम तो है नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? एंडोमाइकोराइजा है नहीं, आंसर हो जाएगा एक्टोमाइकोराइजा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? हम जानते हैं, अभी कुछ देर पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बात किए थे, बहुत सारा जीन एक कैरेक्टर को हैंडल करता है, लेकिन जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को हैंडल करे तो ऐसे को हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपी जीन। मतलब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर मतलब है ना प्रारूप। तो यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीपल जीनोटाइप, नहीं जीन नहीं, मल्टीपल फिनोटाइप है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग कैरेक्टर है तो मल्टीपल फिनोटाइप यानी कि विभिन्न लक्षण प्रारूप हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? निम्नांकित में से दो जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव, विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन सा है? तो यहाँ पे क्या है, ये तो होमोजाइगस हो गया कंप्लीट। यहाँ पे एक हेटेरोजाइगस है पर दूसरा क्या है? होमोजाइगस है, क्योंकि वाई वाई सेम है इसलिए। यहाँ पे एक होमोजाइगस है, फिर दूसरा क्या है? हेटेरोजाइगस है। यहाँ पे दोनों ही क्या है? हेटेरोजाइगस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। ओके, कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो राष्ट्रीय जलीय पशु हमारे यहाँ कौन है? नदी डॉल्फिन, बिल्कुल गैंगेटिक डॉल्फिन है, गैंगेटिक शार्क तो है नहीं, तो आंसर कंफ्यूजन नहीं होना है, बी तो होगा नहीं, तो हमारी यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा? नदी डॉल्फिन हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? इन सिटू संरक्षण हम लोग जान रहे हैं। इन सिटू क्या होता है कि अगर कोई जीव को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको उसी के एरिया में मतलब उसी के आवास में क्या करता है? सुरक्षा दे दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी जीव को तो उसको वहाँ से उठा के कोई ऐसा जगह पे रखा जाता है जहाँ पे क्या है, उसको सेफ जगह होता है, ठीक है ना, तो उस जगह को हम लोग फिर ऐसे कंजर्वेशन, ऐसे संरक्षण को हम लोग कहते हैं क्या? एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ कह रहा है इन सिटू में कौन नहीं है? तो जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र बिल्कुल इन सिटू में ही आता है। वानस्पतिक प्राणी उद्यान, अच्छा यहाँ पे डिफरेंट कलर से भी दिखाया हुआ है और आंसर भी यही है, वानस्पतिक, यानी कि बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन।
तो जैसे कि हमारा जू चिड़ियाघर होता है वो क्या है, एक्सिटू कंजर्वेशन है, वो प्राकृतिक मतलब वो हमारे द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक आवास है पर हमारे द्वारा बनाया गया है, जो काफ़ी थ्रेटेंड स्पेसीज होता है, मतलब कोई ज़्यादा खतरा वाला स्पेसीज है तो उसको वहाँ से उसके ओरिजिनल जगह से, उसके ओरिजिनल घर से उठा के हम क्या करते हैं, यहाँ लाके शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। तो वानस्पतिक प्राणी उद्यान क्या हो जाएगा, एक्सिटू कंजर्वेशन। राष्ट्रीय उद्यान इंसिटू में आता है, अभयारण्य भी क्या होता है, इंसिटू में आता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे हैं आणविक कैंची, मतलब ऐसा कैंची जो अणु को काटता हो, जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटता है। तो यहाँ पे कौन से अणु का बात किया जा रहा है, डीएनए का बात किया जा रहा है। विशिष्ट स्थल पे काटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पैक्टिनेज, नहीं होगा। प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस, यस यही राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पॉलीमरेज नहीं होगा, लाइगेज नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ओके, यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एससीआईडी के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जीन थेरेपी जैसे यहां पे कह रहा है कि जैसे एससीआईडी जो डिजीज होता है, कई तरह के एससीआईडी डिजीज होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर ले, हमारा एनसीईआरटी में दिया है एक एडिनोसाइन डीमाइनेज डेफिशिएंसी, तो वो भी क्या है, एससीआईडी है। तो उसमें जीन थेरेपी करना होता है, तो हम लोग अगर संवाहक के रूप में अगर किसी डीएनए को डालना है, ठीक है ना, अगर उसके बॉडी में, तो वहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं, तो ऑफ कोर्स चूंकि एनिमल में डालना है, जीन थेरेपी नॉर्मली एनिमल में हम कर रहे हैं, तो हम लोग एनिमल में संवाहक के रूप में, नेचुरल संवाहक के रूप में किसको यूज करते हैं, रेट्रोवायरस को, यानी कि एचआईवी का यूज किया जाता है। एचआईवी को पहले क्या किया जाता है ना, डिसआर्म्ड कर दिया जाता है, ठीक है, और तब उसका यूज किया जाता है जिससे वो अपना बीमारी नहीं कर पाता है, ठीक है। और हमारा जो डीएनए हम जो दिए हैं उसको यहाँ पे क्या होता है, वो है ना दिया जाता है बॉडी पेरेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अवशेषी अंग किसको कहते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे कह रहा है निक्टिटेटिंग झिल्ली, ये हमारे आंख के साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है अंदर से। निक्टिटेटिंग झिल्ली, इसका कोई काम है नहीं। पूंछ कशेरुकी यानी कि टेल वर्टिब्री, जिसको अभी हम लोग कॉकिक्स कहते थे, तो ये भी क्या है, तो पूंछ कशेरुकी ये भी क्या है, यहाँ पे अवशेषी अंग कह रहा है। अकलचा यानी विजडम टूथ, मतलब हम कहते हैं अकल वाला चौवा, और चाह क्या कहा जाता है, विजडम टूथ जो है, ये भी क्या है, अवशेषी अंग है, इसका भी कोई काम है नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, 62 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बीटी कपास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करता है। बीटी का मतलब क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। और बीटी कपास में जब हम बीटी का जीन डाल देते तो ऐसे कॉटन प्लांट को हम लोग बीटी कॉटन कहते हैं। तो बीटी कपास उसी को कह रहा है। तो किसके लिए उसमें प्रतिरोध होता है, कीटों से बीमारी, बिल्कुल कीटों को वो मारता है। कह रहा है जीवाणु रोगजनक, नहीं, जीवाणु से उसको कोई दिक्कत नहीं है, जीवाणु उसमें रोग कर सकता है, जीवाणु को वो कुछ नहीं कर पाता है। सूत्रकृमि परजीवी, क्या कोई कृमि है, नहीं, कृमि से भी इसमें रोग प्रतिरोधक नहीं है। फफूंद मतलब कवक, नहीं, इससे भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, 63 का ए। चलते हैं आगे 64 नंबर क्वेश्चन। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पीसीआर में प्रयुक्त टैक पॉलीमरेज स्रोत कौन है। तो हम जानते हैं पीसीआर जो है वो टैक पॉलीमरेज जो है वो काम करना होता है किसको, कितना 72 डिग्री सेल्सियस पे लगभग काम करना होता है। लास्ट वाला पीसीआर का जो प्रोसेस है उसमें 72 डिग्री पे भी टैक पॉलीमरेज को काम करना पड़ता है। तो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ओके, तो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है ना, वो तो काम कर नहीं पाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग एक ऐसे बैक्टीरिया को चुनते हैं जो बैक्टीरिया क्या होता है, जो बैक्टीरिया
वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी, उच्च तापमान में भी आसानी से रह लेता है, ठीक है ना। तो उसको है ना, उस बैक्टीरिया का हमको पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस बैक्टीरिया को हम लोग नॉर्मली कहते हैं थर्मोफिलिक जीवाणु, यानी थर्मोफिलिक बैक्टीरियम, यानी थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया होता है जो आर्की बैक्टीरिया का एक टाइप है। तो आर्की बैक्टीरिया का टाइप है थर्मोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। टैग पॉलीमरेज हम लोग निकालते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। इसका अगर पर्टिकुलर नाम दिया जाए तो इसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते आगे। ठीक है, कह रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले 1983 में इली लिली कंपनी जो है वो क्या खड़ी थी, तो है ना, जो चेन ए होता है और चेन बी होता है कि इसमें इंसुलिन में उसका निर्माण अलग अलग है ना इकोलाई बैक्टीरिया में डाल के की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे 66 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है योग्यतम की उत्तरजीविता, इंग्लिश में कह रहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो फिट है वो हिट है। ये बात कौन बताया था, ये बात बताया था चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो वो बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव ज्यादा फिट होंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिनमें ज्यादा होगा वो आगे ज्यादा सरवाइव करेगा, ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, जबकि जो फिट नहीं होगा वो अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। चावल का उपयोग, मक्का का उपयोग, जई का उपयोग या ढैंचा का उपयोग। तो यहाँ चावल जो है उसका यूज होता नहीं, जैव उर्वरक मक्का का नहीं होता है, जई जो है यानी कि ओट जो है, ओट का उपयोग किया जाता है ना, किस में, तो हरित खाद के रूप में ओट का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ओके, यहां पे क्या रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है, मतलब जो जीवाणु को मारता है, सॉरी जीवाणुविक कीटनाशक मतलब जीवाणु जो है जो कीट को मारता है, कीटनाशक है ना, कीट को मारने वाला है। बैसिलस सबटिलिंस नहीं, बैसिलस पॉलीमिक्सा नहीं, बैसिलस थ्यूरिंजा अभी बात की तो बीटी का, तो बैसिलस थ्यूरिंजानेस ये क्या करता है, केवल कीट को मारता है, हार्मफुल कीट को मारता है। तो आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। इसमें क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। पूर्वज तो ये सारे ही है मानव के, पर प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है ना, प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है। ओके, प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष पूर्वज कहा रहा है, रामापिथिकस तो है नहीं, होमो इरेक्टस है नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है नहीं, होमो निंडरथालेंसिस है बिल्कुल। तो निंडरथल मैन जो है इसी से होमो सैपियंस डायरेक्ट एराइज हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, डी इज द राइट आंसर। ऐसे हालांकि सारा ही हमारा क्या है, पूर्वज है। होमो इरेक्टस जो निंडरथल आया ना, ये होमो इरेक्टस से आया। होमो इरेक्टस जो है वो कहाँ से आया, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कहाँ से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस किससे इवॉल्व हुआ, रामापिथिकस। पर हमारा प्रत्यक्ष जो है वो आंसर होगा क्या, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। वहितमल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम शामिल है। वहितमल क्या होता है, जो हमारे शरीर से कूड़ा कचरा, शरीर कह रहे हैं, हमारे शहर से जो मानव का जो मलमूत्र होता है जो नाला में बहता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, वहितमल कहते हैं। तो ये वहितमल अगर डायरेक्ट नदी में जाता है तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, उपचार करके, मतलब उसको साफ करके हमको नदी में बहाना होता है। तो ऐसा काम करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करता है।
तो इसमें क्या रहा है कि द प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज, मतलब जो प्राथमिक जो उपचार होता है उसमें क्या क्या होता है। तो बिल्कुल प्राथमिक उपचार में क्या, निस्यंदन और अवसादन। निस्यंदन में जो तैरता हुआ पदार्थ है उसके ऊपर, उसको हटा दिया जाता है। अवसादन में क्या होता है, जो बैठा हुआ पदार्थ है उसको हटा दिया जाता है। तो निस्यंदन और अवसादन क्या हो जाता है, प्राथमिक उपचार में शामिल है। जबकि द्वितीयक उपचार में क्या होता है, माइक्रोब्स के थ्रू क्या होता है, वहां पे साफ किया जाता है। तो निस्यंदन और अवसादन ये हो जाएगा राइट आंसर, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऑलराइट।